So this is a small revision clip on the change of various clauses of memorandum. सबसे पहले आपको अगर याद हो, हम जब चेंज ऑफ मेमोरेंडम की बात करते हैं तो सेक्शन 13 पे कम्स इनटू पिक्चर और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 14. तो आप जब मेमोरेंडम चेंज की बात करते हैं तो आइए क्लॉज बाय क्लॉज देखते हैं. सबसे पहले अगर एक कंपनी नाम चेंज करना चाहता है तो जो अगर ब्रॉडली मैं बोलूं उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है नाम चेंज करने के लिए एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी ऑब्टेन. बट जब हम प्रोसीड्यूरल आंसर लिखते हैं इट कैन नॉट बी सो स्मॉल. तो आप देखिए यहां पर कि प्रोसीड्यूरल आंसर्स लिखने के लिए हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं कि कंपनी अगर नेम चेंज करना चाहती है, रिजर्व द न्यू नेम बाय यूजिंग द रन सर्विस, अ वेब सर्विस है, एंड दिस न्यू नेम रिजर्व्ड हैज टू बी यूज्ड विद इन 60 डेज. आपके अंदर आपको ये नाम अपना चेंज कर भी लेना है. 60 डेज का टाइम यहां पर दिया गया है. एसआर पास करेंगे, एमजीटी 14 30 दिन के अंदर जमा देंगे. उसके बाद अब अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन आईएनसी 24. इन आईएनसी 24 विल बी अप्लाइंग एंड फिर आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी से मिलेगा इन आईएनसी 25. तो अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, एसआर एंड अप्रूवल ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड, तो उसमें कई ऑप्शंस दे देगा, एनसीएलटी, ये वो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर. यहां पे जो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आईएनसी 25 है एमसीक्यू का आंसर. अदरवाइज नॉर्मली हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आईएनसी 11 कम्स इनटू पिक्चर. एंड जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, चलिए एमसीक्यू खेलते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. हु गिव्स अस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर. बट ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंजेस से रिलेटेड होता है ये ज्यूरिसडिक्शनल आरओसी देता है. तो एमसीक्यू को चूज करने के समय यू हैव टू बी केयरफुल कि नॉर्मली आईएनसी 11 में सीआरसी गिव्स द सर्टिफिकेट, बट हियर इट इज गिवन बाय ज्यूरिसडिक्शनल आरओसी. नेक्स्ट पोर्शन देखिए, एक कंपनी का नाम में सिर्फ बदलाव प्राइवेट वर्ड का आना या जाना हो रहा है, तब एमसीक्यू में आएगा क्या लगेगा? ओनली एसआर. तब एसआर एंड अप्रूवल ऑफ सीजी भी एक ऑप्शन रहेगा, उसको टिक नहीं करना है. अनदर लाइन ऑफ अटैक, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग जाता है कि एक कंपनी के नाम बहुत आइडेंटिकल हैं या रिजेंबल कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, इट गिव डायरेक्शंस एंड यू हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डायरेक्शन. कितने मंथ्स? 3 मंथ्स. तो एमसीक्यू में आएगा 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स. 3 मंथ्स टिक करेंगे आप एंड ओआर को टिक करोगे. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इस एमसीक्यू का आंसर होगा. उसी तरह अगर आपका नाम कोई ट्रेडमार्क के संग बहुत सिमिलर हो रहा है तो ट्रेडमार्क ओनर जाके कंप्लेन कर सकता है 3 साल के अंदर कि देखिए कंपनी मेरा नाम यूज करने लगी है. एंड ट्रेडमार्क ओनर के कंप्लेन पर अगर सीजी डायरेक्शंस देता है, पहले ये 6 महीना के अंदर सीजी के डायरेक्शंस के अंदर अगर ट्रेडमार्क वाला केस है विद इन 6 मंथ्स यू हैड टू पास ओआर. बट अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद ट्रेडमार्क वाले में भी अच्छा हो गया, हमारे याद करने के लिए सुविधा हो गया. ट्रेडमार्क वाले केस में भी विद इन 3 मंथ्स आपको ये करना पड़ता है. तो एमसीक्यू आते हैं इसको लेकर कि कितने मंथ्स के अंदर कंप्लायंस होने चाहिए, तो 3 मंथ्स याद रखना है आपको. वेरी गुड. और एक इंटरेस्टिंग चीज, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में चेंज आया है. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में क्या चेंज आया है वो यहां पर मैं डिक्टेशन दूंगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. अगर कंपनी डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लाई नहीं करती है तो पहले पेनल्टी वाला केस होता था, बट 16 सबसेक्शन 3 में सब्स्टिट्यूशन क्या कर दिया है? CG will allot a new name to the company in such manner as may be prescribed and ROC will enter the new name and issue a fresh certificate of incorporation. यानी पेनल्टी की जगह अब एक ऑल्टरनेटिव तरीका और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही तुम्हारा नाम चेंज कर देगा. अगर तुम रेक्टिफिकेशन नहीं करते हो इतने टाइम के अंदर तो CG खुद नाम चेंज कर देगा. तो 16 सबसेक्शन 3 वाज amended after the Companies Amendment Act 2020. उसके बाद हम लोग देख रहे थे इन्हीं क्लासेस में कि चेंज ऑफ नेम की जब मैं बात करता हूं, द नेम शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. हमेशा याद रखना, द चेंज ऑफ नेम विल नॉट बी अलाउड अगर कंपनी ये टाइप का डिफॉल्ट करती है जैसा यहां दिख रहा है, इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, any other document which is due for filing with ROC, repayment of matured deposits, debentures, interest on deposits, interest on debentures. पर एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज कर देगा एमसीक्यू में, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन्स का डिफॉल्ट दिखाएगा और तुम रात को पढ़ के गए होगे हाँ डिफॉल्ट जब चल रहा होता है तब तो नाम चेंज नहीं होता है, बट रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन वाज नॉट अ ग्राउंड मेंशन्ड हियर. तो ये एमसीक्यू प्रिपरेशन भी जगह जगह हम लोग करते जा रहे हैं. 3 मंथ्स, ओआर, एसआर, कहां अप्रूवल ऑफ सीजी लगता है, कौन से ग्राउंड्स पर ये ट्रिगर होता है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड. हमने इन्हीं क्लासेस में देखा था एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर.
रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंजेस 4 टाइप के होते हैं. वी हैव सीन इट येस्टरडे ऑल्सो, कि आप विद इन द सिटी अगर चेंज कर रहे होते हैं सिर्फ BR एंड BM लगता है. आउटसाइड द सिटी अगर आप चेंज कर रहे हैं, ओके, बट अंडर द सेम आरओसी एंड स्टेट, आरओसी चेंज नहीं हुआ है. जैसे कोलकाता से सिलीगुड़ी चले गए, दोनों वेस्ट बंगाल में है, दोनों का आरओसी एक ही है, बंगाल में एक ही आरओसी है, बट सिटी चेंज हुआ है ना. तो BR तो हर केस में लगता है. BR सपोज मैं बोलता हूं सेकंड केस में भी BR तो लगेगा, बिकॉज बोर्ड टेक्स द डिसीजन इनिशियली, और यहां तो सिर्फ बोर्ड से ही काम हो जाता था विद इन द सिटी में. पर यहां वाले में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा आउटसाइड द सिटी में. और याद रखना कुछ केसेस में पोस्टल बैलेट के थ्रू SR पास होगा. इनफैक्ट अगर पब्लिक कंपनी है आपकी, पब्लिक कंपनी विथ मोर देन 200 मेंबर्स, special resolution for change of registered office outside the city will require SR by postal ballot. Remember this. Within the same state, third column, and under different ROCs. सर ये क्या है? तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में मैंने बोला था 2 ROCs हैं, कुछ एरिया एक ROC के अंदर, कुछ एरिया और एक ROC के अंदर. तो तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र की जब चेंज की बात होती है, SR है और SR by postal ballot एंड क्योंकि स्टेट एक है बट ROC के जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहे हैं. कंफर्मेशन वर्ड देखो ध्यान से, ऑफ रीजनल डायरेक्टर आपको चाहिए होता है, अप्लाई करना होता है INC 23 में. सर आप INC 24 बोल रहा था ना, MCQ 24 चेंज ऑफ नेम के लिए था, यहां पे INC 23 है. वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, वापस SR है, और कुछ केसेस में SR बाय पोस्टल बैलेट. और यहां अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिएगा, अप्लाई इन INC 23. और यहां पर जो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें वो इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स को देखते हैं, अफेक्ट तो नहीं हो रहे. इसके लिए कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है. INC 26 में एडवर्टीजमेंट हो रहा है, और ये एडवर्टीजमेंट नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर यू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए. नॉट मोर देन 30 डेज पहले की पुरानी एडवर्टीजमेंट नहीं है. इंडिविजुअल नोटिस दी जाती है रजिस्टर्ड पोस्ट से क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को, ROC को, सेबी को, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी, कि देखिए देख लीजिए किसी को ऑब्जेक्शंस है तो आइए. और कोई ऑब्जेक्शंस अगर नहीं आता है एक टाइम के अंदर तो वो ऑर्डर दे देते हैं. ऑब्जेक्शंस आता है तो कंसेंसस अराइव करके ऑर्डर पास कर देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आते ही उस ऑर्डर को INC 28 में आपको फाइल करना पड़ता है. तो ये प्रोसीड्यूर मैंने बताया. सर यहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं है, डैश है. थर्ड कॉलम में देखो विद इन द सेम स्टेट में, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन? और एक कॉमन चीज है सब जगह, INC 22. जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा, चारों कॉलम में INC 22 इज कमिंग इनटू पिक्चर. यहां पे आप देखोगे मैक्सिमम 30 डेज पहले ये एडवर्टीजमेंट हो रही थी इन INC 26 इन 2 न्यूज़पेपर्स. ये सब हम लोग देख चुके हैं. ओके, उसके बाद इन्हीं क्लासेस में हमने और छोटे छोटे बारीकियां देखी थी. कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, ये भी हमने देखा था. उसके अलावा जब प्राइवेट से पब्लिक होता है तो INC 27 में आप ROC को इन्फॉर्म कर देते कि हमारे पास SR पास हो चुका है. ओके, एंड विद इन 15 डेज यू फाइल INC 27 विद ROC. सिर्फ 30 डेज होता था ना, वो तो MGT 14 के लिए होता था, रिमेंबर दिस. उसके अलावा यहां पर भी आप देखोगे, ये तो दूसरा था. चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. एक कंपनी एक ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, ध्यान से देखोगे इधर, और उस ऑब्जेक्ट्स को आप चेंज करना चाहते हैं अगर, लुक एट दिस, तो आपको SR पास करना पड़ेगा. और अगर कुछ कंपनीज है पब्लिक कंपनी विथ मोर देन 200 शेयर होल्डर्स, SR बाय पोस्टल बैलेट. ओके, एक कंपनी ने पैसा रेस किया है हाइडल पावर प्रोजेक्ट बोल के, अभी तक पैसा यूज नहीं किया, वो बोलती है हम इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में जाएंगे. इस टाइप के सिचुएशंस के आंसर्स थोड़े से ट्रिकी हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस करने बोला था. यहां भी SR बाय पोस्टल बैलेट है. एंड न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना है, 2 न्यूज़पेपर्स इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, आप जानते हैं. एंड वेबसाइट में कि आप ऐसा ऐसा चाहते हैं, विथ जस्टिफिकेशन, रीजंस देंगे. सिर्फ बोल देने से मैं चाहता हूं नहीं होगा, व्हाट इज द रीजन, ताकि आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कन्विंस हो सके. और जो हाँ नहीं बोलते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, वो चाहे तो फिर एग्जिट करेंगे, और प्रमोटर्स जो है उनको एक एग्जिट प्राइस देंगे विच विल बी डिटर्मिन्ड एज पर सेबी रेगुलेशंस. तो ये रिवीजन रिकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगी सारी बारीकियों से वापस अपने आप को सॉलिड बनाने के लिए. प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन कैसे होगा, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन कैसे होगा. तो हमने वो INC 27 वाला चार्ट देखा ही था, नंबर याद रखना. और यहां पर हमें प्राइवेट से पब्लिक में हमें डिलीट करना है आर्टिकल से वो सारे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, और प्राइवेट से पब्लिक में नाम में प्राइवेट वर्ड हटाना होगा. तो वहां पर मेमोरेंडम में चेंज ऑफ नेम में SR पास करना पड़ता है.
और ये बाकी एंसिलरी डिटेल्स हैं। और INC 27 में हम इन्फॉर्म कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ROC को सॉरी। और यहां पे भी पब्लिक से प्राइवेट में आर्टिकल्स में इस बार ऑल्टर करके लाना है मुझे तीनों रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, ओके। एंड एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर इन ई फॉर्म RD1 में हम अप्लाई भी करते हैं यहां पर। फिर हमने इसी क्लास में देखा था और डिटेल देखा था यहां पर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वाला, ये वाला तो मैंने देख लिया था। विद इन द सेम स्टेट में नो एडवर्टीजमेंट, नो इंडिविजुअल नोटिस टू डिबेंचर क्रेडिटर्स, ओके, ये हमने देख चुके थे। एंड इवन हियर पब्लिक टू प्राइवेट में देखोगे ध्यान से, RD1 के संग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। RD1 के संग लंबा, जिसको मैंने रीडिंग करने बोला था, द कंपनी शैल एटलीस्ट 21 days बिफोर द फाइलिंग एप्लीकेशन विद RD1, RD1 के पास जाने के एटलीस्ट 21 दिन पहले INC 25A, याद रखना INC सर 26 में एडवर्टीजमेंट होता था ना, 26 वाली एडवर्टीजमेंट चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर थी। यहाँ INC 25A में आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, दिख रहा है, इंडिविजुअल नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से दे रहे हैं, और ये सब लंबा ज्ञान आपको दिख रहा है। कोई ऑब्जेक्शन अगर रिसीव नहीं होता है, देन दे विल पास एन ऑर्डर अप्रूविंग द ऑल्टर एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। रजिस्टर ऑफिस में यही 15 days का टाइम था। उसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा था 25 जनवरी का एक सर्कुलर कि वे नो कंसेंसस इज रिसीव्ड, कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं तो RD खुद भी अप्रूव कर देगा कन्वर्जन इफ ही सैटिस्फाइड दैट कन्वर्जन इज नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या नॉट कॉन्ट्रावीनिंग द एक्ट। और अगर कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तब तो कन्वर्जन अलाउड है ही नहीं, याद रखिएगा इस चीज को। और INC 28 वाला जो यहां पर आता है ना, ये विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अप्रूवल, आपको ये INC 28 पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी के कन्वर्जन में INC 28 15 दिन के अंदर जाता है। इट्स अ वेरी फेमस MCQ। सो इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे INC 28 30 days के अंदर जाता है, बट दिस वन वाज 15 days के अंदर। पब्लिक से प्राइवेट कंपनी के कन्वर्जन वाला जो INC 28 है, 15 दिन के अंदर ROC को जाना पड़ेगा। और भी कन्वर्जन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा था वहां पर भी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वाला। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सेक्शन 13 जो है ना हमारे कंपनी लॉ में, उसमें एक ओपनिंग लाइन है, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 मेमोरेंडम में बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग SR। ये जो वर्ड होता है सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, इसका मतलब है एक्सेप्ट सेक्शन 61 SR के द्वारा मेमोरेंडम ऑल्टर होता है। बिकॉज सेक्शन 61 में जब आप ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मेरे से पढ़ोगे, वहां पता चलेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग से ऑल्टर होता है, रिमेंबर दिस। बाकी जगह SR। और इसी क्लास में हमने एक दो चीजें और देखी थी, दैट इज फाइनली ये 3-4 चीजें हमेशा आती है। रूल नंबर 41 था पब्लिक टू प्राइवेट, रूल 33 प्राइवेट टू पब्लिक, रूल 30 रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, रूल 28 विद इन द सेम स्टेट जुरिस्डिक्शनल ROC जब चेंज हो रहा होता है, और अनलिमिटेड कंपनी जब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होता है, देन रूल 37 कम्स इनटू पिक्चर। 39 when limited company converts into guarantee, then rule 39 comes into picture। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ तक जो मैंने अभी करवाया था आपको कन्वर्जन के पहले, ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कौन से फाइलिंग को लेकर, कौन से रिक्वायरमेंट को लेकर। सो दिस वॉज अ हैवी चैप्टर, बट आई डोंट फाइंड इट हैवी एनी मोर नाउ। थैंक यू सो मच।